नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 3.2 के दूसरे प्रश्न के दूसरे क्वेश्चन तक हमने देखा था। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, नीचे दी गई आकृति के त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर। नीचे दी गई आकृति के त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर, ये त्रिभुज एबीसी हो गया और ये त्रिभुज पीक्यूआर की सर्वांग की कसौटी लिखकर अन्य सर्वांग घटकों के नाम लिखिए। हमें सिर्फ प्रश्न के आधार पर इसकी सर्वांग की कसौटी लिखनी है और उसके अलावा जो सर्वांग घटक हैं वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये अधिक जानकारी के लिए, सिर्फ केवल अधिक जानकारी के लिए ये मैं बता रहा हूं कि अगर हम पूरा यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे किसी को समझ में ना आता हो, तो हम पहले ये कसौटियों को किस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है वो घटकों के साथ में लिख लेते हैं, बाद में हम एक्चुअल प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया है, यहाँ पर BAC दिया है, त्रिभुज BAC और त्रिभुज PQR। तो यहाँ पर छोटा सा अपने समझने के लिए हम पहले समझ लेते हैं कि एकैकी संगति BAC, एकैकिक संगति BAC, एकैकिक संगति PQR के अनुसार अब त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज PQR में ये हम देखते हैं कौन कौन से घटक हैं। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज समकोण दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज समकोण हैं, त्रिभुज BAC और त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज हैं। इसलिए जो आकृति में दिख रहा है, जैसे ये कर्ण है और ये भुजा है और ये 90 अंश के सामने है, तो ये कर्ण है और ये भुजा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कर्ण, ये कर्ण कौन सा है, BC। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण BC, सर्वांग है कर्ण PR के, हो गया। और उसके बाद भुजा, भुजा कौन सी है, भुजा AB, सर्वांग है भुजा PQ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब त्रिभुज BAC सर्वांग है त्रिभुज PQR, ये कौन सी कसौटी हो जाएगी, कर्ण भुजा। कर्ण भुजा कसौटी से ये हम लिख देंगे एकैकिक संगति BAC और PQR के अनुसार त्रिभुज BAC। ये सिर्फ समझने के लिए है, अपनी जानकारी के लिए। अब एक्चुअल में जो उसका उत्तर है वो प्रश्न का हम यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा। हमें उत्तर में जो चीजें लिखनी है प्रश्न के आधार पर यही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, ये लास्ट वाली लाइन, त्रिभुज BAC सर्वांग है त्रिभुज PQR और यहाँ पर हमें लिखना है कर्ण भुजा कसौटी से। ये हो गया। अब उसके संगत घटक लिखने हैं। ये दोनों घटक हमने लिखा था, इसे दोनों घटक अब लिखेंगे। इसमें क्या है, भुजा AC सर्वांग है भुजा QR और यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये कारण हमारा हो गया। अब कोण लिख देते हैं। ये तो 90 अंश हुआ, समकोण हुआ, तो ये दोनों कोण बाकी हैं जैसे हमारे, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, जैसे यहाँ पर भी एक कोण बाकी है और एक कोण इधर बाकी है। तो यहाँ पर जैसे B से शुरू किया है तो ये और ये दोनों हमारा इस तरीके से चिन्हों से हम दर्शा सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। अब कोण ABC, कोण ABC सर्वांग कोण
अभी कोड एबीसी हमने लिख दिया, अब सर्वांशम लिखेंगे। कोड एबीसी लिखा है तो कोड क्यूपीआर, क्यूपीआर। फिर दूसरा कोड कौन सा है? कोड एसीबी, कोड एसीबी सर्वांशम कोड एसीबी हो गया। अभी दूसरा लिखेंगे क्यूआरपी, कोड क्यूआरपी, क्यूआरपी यहां पर हो जाएगा सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोड, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोड। ये हमें लिखना था प्रश्न के आधार पर। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये दोनों त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार सर्वांशम है, जैसा हम पहले लिखते थे वैसे हमने लिखकर ये हमें कंफर्म जिसको नहीं है वो ये देख सकता है। इसकी आवश्यकता नहीं है लिखने की, प्रश्न के अनुसार सिर्फ हमें ये लिखना है। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में भी हम उसी तरीके से देखेंगे। जो दिया गया है उसके आधार पर उसने बोला है नीचे दी गई आकृति में दर्शाए अनुसार त्रिभुज LMN तथा त्रिभुज PNM में LM बराबर है PN के, LN बराबर है PM के। तो त्रिभुजों की सर्वांशमता की कसौटी लिखना है और अन्य सर्वांशम घटकों को भी लिखना है। पिछले प्रश्न की तरह यहाँ पर हम त्रिभुजों की जोड़ी ले लेते हैं जो है त्रिभुज, यहाँ पर डायरेक्टली एकैकी संगति बदलनी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज LMN तथा त्रिभुज PNM में क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले LM बराबर दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा LM सर्वांशम है भुजा PM के, LM बराबर है PN के। फिर भुजा जो हमें दिया है ये सब भुजा LM बराबर PN दिया, दूसरा भुजा हमें क्या दिया है LN, भुजा LN सर्वांशम है भुजा LN सर्वांशम है भुजा PN के, यहाँ पर PN और ये क्या है दत्त हो गया। अब उसके बाद ये जो भुजा MN दिख रही है वो दोनों त्रिभुजों में दिख रही है। अगर ध्यान से इसके नाम पे भी देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि ये भुजा जो है MN, ये MN हमारा दोनों त्रिभुजों में दिख रहा है। तो यहाँ पर सामान्य भुजा हो जाएगी, इसलिए भुजा MN सर्वांशम है भुजा MN, यहाँ पर हो जाएगा सामान्य भुजा। ये सामान्य भुजा हो गई, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए सर्वांशमता की भू 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 कसौटी से। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज LMN सर्वांशम है त्रिभुज PNM। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर्वांशमता की कसौटी से, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब जो हमें जानना था किस कसौटी से वो हमें प्राप्त हो गया। तो अब प्रश्न का उत्तर, एक्चुअल प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये उत्तर है एक्चुअल में इसका। तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है कसौटी, इसलिए हम ये लिखेंगे त्रिभुज LMN सर्वांशम है त्रिभुज PNM। यहाँ पर लिखेंगे सर्वांशमता की भू 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 कसौटी से। ये हो गया। अब उसके अन्य घटक लिखेंगे। भुजाएं तो तीनों आ गई, अब तीनों कोण हमें लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण LMN सर्वांशम है कोण LMN सर्वांशम है कोण PNM के कोण LMN सर्वांशम
सर्वांशम था, अभी हम लिखेंगे MNL, कोण MNL सर्वांशम हो जाएगा कोण NMP के। फिर आ गया दूसरा कोण हमारा हो जाएगा NLM सर्वांशम हो जाएगा कोण MPN के। और ये क्या हो जाएंगे सभी सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपनी जानकारी के लिए त्रिभुज LMN सर्वांशम है त्रिभुज PNM सर्वांशमता की भू कसौटी से, त्रिभुज LMN हमें उत्तर एक्चुअल में यही लिखना था सिर्फ, त्रिभुज LMN सर्वांशम है त्रिभुज PNM सर्वांशमता की भू कसौटी से, और अन्य सर्वांशम घटक लिखने थे। तीनों भुजाएं तो ऑलरेडी हो गई थी, इसलिए तीनों कोण हमने लिखा LMN कोण PNM कोण MNL कोण NMP कोण NLM कोण MPN। इस तरीके से हमें बाकी तीनों जो कोण थे सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण को लिखा। अब उसके बाद आता है हमारा ये पांचवा प्रश्न, जो दी गई आकृति में रेख AB सर्वांशम है, AB बराबर है BC के, रेख AD बराबर है रेख CD के, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज CBD के। तो यहाँ पर जो दत्त में दिया गया था वो लिखेंगे कि रेख दी गई आकृति में रेख AB सर्वांशम है रेख BC के, यहाँ पर BC लिख दिया। और अगला हमें क्या लिखना है कि रेख क्या दिया है, रेख AD सर्वांशम है रेख CD की, ये हमें दत्त में दिया था। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज CBD के, ये सिद्ध करना है। अब दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं सिद्ध करने के लिए, जो हमें सिद्ध करना है वही एक ही संगति समान रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBD में, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज CBD में हमें क्या क्या दिया है वो लिखेंगे पहले दत्त में। ये दोनों रेख AB सर्वांशम है रेख BC के, रेख AB सर्वांशम है रेख BC के, रेख AD सर्वांशम है रेख CD के। यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों हो गए हमारे दत्त में दिए गए थे, इसलिए हमने क्या लिखा दत्त, ये दोनों दिए थे, यहाँ लिख लिए। अब ये जो भुजा है, ये BD जो है वो दोनों त्रिभुजों में क्या है, सामान्य भुजा है। ये रेख BD जो है दोनों त्रिभुजों में सामान्य भुजा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, रेख BD सर्वांशम है रेख BD, ये लिख दिया। और ये हो जाएगा हमारा सामान्य भुजा, ये लिख दिया सामान्य भुजा, रेख BD सर्वांशम है रेख BD के। इसलिए अभी देखो ये रेख मतलब भुजा भू कसौटी से, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज CBD, और ये हो जाएगा सर्वांग समता की भू कसौटी से, सर्वांग समता की भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। तो इस तरीके से हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज CBD सर्वांशमता की भू कसौटी से। छठे प्रश्न को देखते हैं हम। छठे प्रश्न में हमें दिया गया है कि दी गई आकृति में कोण P, ये कोण P सर्वांशम है कोण R के, और रेख PQ, ये जो PQ है ये रेख जो है
दें, ये PQ वाली रेख जो है बराबर किसके है, QR के, ये QR के बराबर है ये दोनों रेख। तो इस तरीके से हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQQ और त्रिभुज RQS। तो तत्व में हम लिखते हैं जो हमें दिया गया है, दी गई आकृति के अनुसार, दी गई आकृति में क्या क्या दिया है, कोण P, सर्वांशम दिया है कोण R और रेख PQ दिया है सर्वांशम रेख QR के। हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज PQT सर्वांशम है त्रिभुज RQS, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए अभी अगर हम आकृति को देखते हैं तो आकृति को देखने पर ध्यान से देखें, तो अगर आकृति को देखते हैं, अगर किसी को समझ में न आए तो क्या काम कर सकता है, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, दोनों त्रिभुजों को वो अलग अलग बना सकते हैं। बनाने पर उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या घटक दिख रहे हैं सामान्य। तो इस तरीके से जैसे ये पहला त्रिभुज दिख रहा है आकृति में PQT हो गया, फिर दूसरा त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ये दूसरा त्रिभुज दिखेगा, ये दूसरा त्रिभुज दिख रहा है। जैसे यहाँ पर P है और इधर पे Q है और इधर पे जैसे T है, वैसे हमें दूसरा त्रिभुज जैसे यहाँ पर R और इधर पे Q और इधर पे क्या है S है, RQS। इस तरीके से अगर अलग अलग करते हैं हम तो भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसमें जो घटक है PQT के, जैसे PQT यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला कोण ध्यान से देखा जाए तो दोनों में है, ये वाला कोण दोनों में है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले वो लिखते हैं कि त्रिभुज इसमें जैसे दिया है, दी गई आकृति के अनुसार, दी गई आकृति में कोण PQT, कोण PQR बराबर है कोण, ये देखिए PQR बराबर हो जाएगा RQP पे, यहाँ पर होगा RQP, क्यों बराबर होगा, क्योंकि वो सामान्य कोण है, एक ही कोण है। ये ध्यान से देखें, अपने समझने के लिए है, सामान्य कोण है। लेकिन PQR को हम क्या लिख सकते हैं, PQT, तो यहाँ पर लिख सकते हैं PQT बराबर किसके है, PQT बराबर किसके हो जाएगा, RQS के, RQS के, यही कोण जो है उसको हम लिख सकते हैं। और इसका कारण क्या है, PQT हमने क्यों लिखा, क्योंकि Q डैश T डैश R था, यहाँ पे लिखेंगे Q डैश T डैश R। और दूसरा हमने RQS क्यों लिखा, क्योंकि RQS इसलिए लिखा क्योंकि Q डैश S डैश P था, तो यहाँ पे लिखेंगे Q डैश S डैश P। ये समझने के लिए हमने लिख लिया। अब दोनों त्रिभुजों के नाम लेते हैं हम लोग। एक्चुअल में यहाँ से लिखना चाहिए डायरेक्टली, ये समझाने के लिए मैंने बताया कि कोण PQR को PQT लिख सकते हैं, RQP को RQS लिख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे त्रिभुज PQT और RQS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज PQT तथा त्रिभुज RQS में, त्रिभुज PQT तथा त्रिभुज RQS में। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या क्या दिख रहा है वो चीजें हमें लिखनी है, दत्त का उपयोग करना है। दत्त का उपयोग करते समय भी हमें एक चीज देखना है ध्यान से, अगर ये पहला हमने लिख दिया कथन A, अगर इससे पहले भी अगर हम ये नहीं लिखते हैं जो दत्त में दिया है, ध्यान दें, जैसे PQR को हमने PQT और RQP को RQS, मतलब Q डैश T डैश R और Q डैश S डैश P के कारण लिखा, वैसे एक कोण समान दिया है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो QPT, ये जो कोण दिया गया है, मतलब कोण P दत्त में जो दिया गया है, यहाँ पर चाहिए तो उसे भी लिख सकते हैं
यहाँ पर लिखेंगे जैसे कोण P बराबर दिया है कोण R के, ये हो गया तत्व। लेकिन अगर तीनों में लिखते हैं, बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं, तो तीनों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण QPT, त्रिभुज के आधार पे कोण QPT बराबर होगा कोण यहाँ पर QRP, यहाँ पर हो जाएगा QRS, ये कथन नंबर 2, इसे भी हम दत्त लिख सकते हैं, ये तथ्य में दिया गया है। अब एक्चुअल में इतना सारा जो हमने लिखा है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर समझ में आ जाता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये, लेकिन समझने के लिए मैंने ये लिखा है। तो एक्चुअल में आंसर यहां से अगर आप लिखेंगे तो सही हो जाएगा, जैसे ये आंसर होगा, यहां से उत्पत्ति डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQT तथा त्रिभुज RQS में, अब ये दोनों त्रिभुज ले लिए हमने। अब इसमें इसके घटक देखेंगे, क्या क्या दिया गया वो देखेंगे। तो सबसे पहले PQT में कोण बराबर किसके है, कोण PQT सर्वांशम है कोण RQS के। यहाँ पर कथन 1 से, और मैंने पहले बताया वो क्यों है, कथन 1 से, जिसको समझ में आया वो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता है, कथन 1 से। उसके बाद दूसरा भुजा दी गई है, मतलब रेख PQ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेख PQ सर्वांशम है रेख, क्या दिया है, QR की, ये दत्त है, यहाँ पर दत्त देंगे। फिर तीसरा कोण, ये हमें जो समान दिया है दत्त में, कोण QPT सर्वांशम है कोण QRS, यहां पर लिखेंगे कथन 2 या दत्त से। दत्त से ऐसा हम लिख सकते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। त्रिभुज PQT सर्वांशम हो गया त्रिभुज RQS के, और क्यों हो गया, सर्वांशमता की भू कसौटी से, सर्वांशमता की भू कसौटी से, सर्वांशमता की भू कसौटी से। इस तरीके से हमारा प्रश्न संग्रह 3.2 पूरा हुआ।